हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज के क्लास में हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के मॉक टेस्ट पेपर को। एज़ वी नो इकोनॉमिक्स 10 मार्क्स की होती है। 10 एमसीक्यूज़ आपके लिए इस एमसीक्यूज़ में ये मॉक टेस्ट में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज़ रहेंगे जो बिल्कुल नया पैटर्न जेकेएसएसपी का रह रहा है वैसा वाला। ठीक है। एक और बात, आप लोगों को ये जो मॉक टेस्ट्स हैं ये मिल सकते हैं। आप लोगों ने जस्ट जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप उधर जाएंगे, फेसबुक पेज पे सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जितने भी वीडियोस में मैंने मॉक टेस्ट डिस्कस किया है, पीडीएफ सबकी जितना भी स्टडी मटेरियल एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट द फेसबुक पेज। ठीक है, आप वहाँ पे जा कर वो सब मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं, स्टेटमेंट 1 दिया है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी जनरली फॉल्स व्हेन इट्स प्राइस राइजेस। ये स्टेटमेंट लॉ ऑफ डिमांड का बेसिक आइडिया बताती है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाती है और प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। सिंपल, जैसे आइसक्रीम 20 रुपये की है तो हम 10 खरीद रहे हैं, मान लो अगर 40 रुपये की होगी तो हम 5 खरीदेंगे, प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हुई। ऐसा क्यों होता है? कुछ कारण है इसके। रीज़न, सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट, प्राइस बढ़ने पे लोग सब्सटीट्यूट गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरा है इनकम इफ़ेक्ट कि सेम इनकम में अब हम कम क्वांटिटी खरीद सकते हैं। और फिर तीसरा आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमें कहता है कि हर एडिशनल यूनिट से सेटिस्फेक्शन कम मिलता है, इसीलिए लोग हाई प्राइस पे कम खरीदते हैं। इस वजह से हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट मानी जाएगी। फिर सेकंड स्टेटमेंट हमें कह रही है, द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स ड्यू टू इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखो, ये स्टेटमेंट लॉ ऑफ डिमांड की कोर रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहा है। लॉ ऑफ डिमांड का फाउंडेशन ही यही है कि प्राइस बढ़ते क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी एंड वाइसा वर्सा। यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशन है। और इसी इन्वर्स रिलेशनशिप की वजह से जो डिमांड कर्व है वो कैसी होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। डाउनवर्ड स्लोप जो है वो कंसेप्चुअली नेगेटिव रिलेशन को एक्सप्रेस करता है, इसीलिए आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट कंसीडर की जाएगी। तो फाइनल आंसर हमारा ए ऑप्शन रहेगा, बोथ ट्रू। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहे हैं? एवरेज कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूसली एज आउटपुट इंक्रीजेस। देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखो, एवरेज कॉस्ट हमेशा कंटिन्यूसली नहीं गिरती। इनिशियली आउटपुट बढ़ने पर एसी गिरती है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट मोर यूनिट्स में स्प्रेड हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ती है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है। ठीक है, लेकिन एक स्टेज के बाद ओवर यूटिलाइजेशन शुरू हो जाता है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आ जाती है और डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू हो जाता है। तब एसी क्या होता है? फिर से बढ़ने लगता है। इसलिए एसी जनरली यू शेप्ड होता है, यानी कि एसी जब डिक्रीज़ करेगा, एसी जब इंक्रीज़ करेगा तो वो मिनिमम लेवल पे रहता है। तो इसलिए इसे फॉल कंटिन्यूसली कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हमारा ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। ऑलराइट, अब सेकंड में बोल रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट कट्स एवरेज कॉस्ट एट इट्स मिनिमम पॉइंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉस्ट रिलेशनशिप है। आपको एक रूल बताती हूँ, वो आपने याद रखना है। जब आपका MC इज़ लेस देन AC होगा, इट मीन्स आपका जो AC है इट इज़ फॉलिंग। फिर जब आपका MC मोर देन AC होगा, इट मीन्स आपका AC जो है इट इज़ राइजिंग। फिर जब आपका MC इक्वल्स टू AC होगा, इट मीन्स कि जो AC है वो कहाँ है? अपने मिनिमम पॉइंट के ऊपर है। इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ। मान लो कि एवरेज मार्क्स जो हैं वो 70 आए हैं, नेक्स्ट मार्क्स अगर 60 आए तो आपकी एवरेज गिर जाएगी। पर 60 की जगह अगर 90 आए एवरेज मार्क्स, नेक्स्ट मार्क्स आपके 90 आए, तब क्या होगा? एवरेज बढ़ जाएगी। अब मान लो अगर नेक्स्ट मार्क्स एग्जैक्टली 70 आए, 70 ही एवरेज था और अगला भी 70 आया,
फिर क्या होगा कि एवरेज जो है वो सेम रहेगा। सो बेसिकली एग्जैक्टली यही रिलेशनशिप एमसी और एसी में होता है, ठीक है। इस वजह से पहली वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, दूसरी वाली स्टेटमेंट सही है। सो ऑप्शन नंबर डी, दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें बोल रहे हैं नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। कब? व्हेन इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सीड्स सब्सिडीज़। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखो होता क्या है, आपको पहले फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जब आप नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करते हो तब आप क्या करते हो, नेशनल इनकम जो कि आपके पास फैक्टर कॉस्ट में है उसमें आप क्या कर देते हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देते हो और जो आपकी सब्सिडीज़ हैं उनको माइनस कर देते हो। यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है वो कंज्यूमर पे करता है, जो फैक्टर कॉस्ट है वो क्या है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को एक्चुअल में मिल रहा है। अब अगर आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा है सब्सिडी से, तब उस केस में आपकी मार्केट प्राइस वाली नेशनल इनकम ज़्यादा होगी फैक्टर कॉस्ट वाली नेशनल इनकम के कंपैरिजन में, क्योंकि टैक्सेस मार्केट प्राइस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। सो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस रेजेस मार्केट प्राइसेस अबव फैक्टर पेमेंट। देखो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकी वजह से कंज्यूमर ज़्यादा प्राइस पे करता है, लेकिन प्रोड्यूसर को पूरा पैसा नहीं मिलता क्योंकि उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में चला जाता है। इसीलिए मार्केट प्राइस जो है वो ज़्यादा रहती है फैक्टर पेमेंट से, और यही रीज़न है कि मार्केट प्राइस जनरली फैक्टर कॉस्ट से बड़ा होता है जब टैक्सेस ज़्यादा हों तो, ठीक है। सो फाइनली हमारी दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एन इंडिविजुअल फर्म इज़ अ प्राइस टेकर। देखो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और सारी फर्म्स जो होती हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचती हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो फर्म को मार्केट ने जो प्राइस डिटर्मिन कर दी हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। यानी जो फर्म है वो प्राइस मेकर नहीं होती, प्राइस टेकर होती है, राइट। प्राइस टेकर का मतलब फर्म चाहे ज़्यादा बेचे चाहे कम बेचे, प्राइस मार्केट प्राइस जो है वो सेम रहता है। अगर फर्म ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगी तो कंज्यूमर दूसरी फर्म से ख़रीद लेंगे, इसलिए फर्म्स को प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऑल राइट, नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, इसमें हमें बोल रहे हैं अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म फेसेस अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। देखो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। परफेक्ट कंपटीशन में इंडिविजुअल फर्म्स की जो डिमांड है वो हॉरिजॉन्टल होती है और परफेक्टली इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि फर्म मार्केट प्राइस से ऊपर प्राइस लगा ही नहीं सकती। मार्केट प्राइस में चाहे जितना मर्जी बेचे वो, लेकिन थोड़ा सा भी अगर उसने प्राइस बढ़ाया तो डिमांड ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए फर्म्स डिमांड कर्व इज़ परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, हमारी दोनों स्टेटमेंट सही कंसीडर की जाती है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बोथ आर ट्रू। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें बोल रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ ऑलवेज लेस देन 1। दिस इज़ ट्रू। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब एमपीसी, मतलब एडिशनल इनकम पर कितना हिस्सा कंजम्पशन पर स्पेंड किया जाता है। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी इज़ इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, ठीक है। सो केन्जियन थ्योरी के अनुसार जो आपका एमपीसी है इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी पूरा एडिशनल इनकम जनरली हम कंज्यूम नहीं करते, कुछ हिस्सा जो है वो सेविंग में चला जाता है, ठीक है। सो इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही बोल रही है। स्टेटमेंट 2 बोलती है एमपीसी शोज़ द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। एमपीसी एग्जैक्टली यही बताता है कि एडिशनल इनकम का कितना प्रोपोर्शन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर खर्च हुआ है। अगर मान लो आपकी इनकम 100 रुपया बढ़ गई और कंजम्पशन 75 रुपये बढ़ गई,
तो MPC कितना हो जाएगा, 75 को 100 से डिवाइड करने पर 0.75, मतलब 75% एक्स्ट्रा इनकम जो थी वो कंजम्पशन पे चली गई। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ट्रू है, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ऑलराइट, नाउ 6th क्वेश्चन में, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। देखो, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल प्राइस लेवल का लगातार बढ़ना। जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो सेम अमाउंट ऑफ मनी से हम कम गुड्स खरीद पाएंगे और मनी की जो रियल वैल्यू है वो गिर जाएगी, यानी कि परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ, पहले मान लो 100 रुपये में आप 5 चीज़ें खरीदते थे, अब महंगाई होगी, इन्फ्लेशन हो गया, इसकी वजह से 100 रुपये में अब आप सिर्फ 3 ही चीज़ें खरीद पा रहे हो। इसका मतलब यही हुआ ना कि मनी की परचेजिंग पावर जो है वो गिर गई है। सो इस स्टेटमेंट बिल्कुल सही बता रहा है हमें। फिर बोल रहे हैं, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरली राइज। जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन की तो बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि परसिस्टेंट राइज इन द जर्नल प्राइस लेवल। तो इस दौरान गुड्स भी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, सर्विसेज एक्सपेंसिव हो जाती हैं और जो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाती है, इसीलिए प्राइजेज जनरली राइज करते हैं। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है, बोथ ट्रू। ऑप्शन नंबर ए विल बी द फाइनल आंसर हियर। ओके, नाउ 7th क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं, मोनोपोली इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल सेलर। देखो, मोनोपोली मार्केट में कौन होता है, एक ही सेलर होता है और बायर बहुत सारे होते हैं। इस सिंगल सेलर का मार्केट पे कंट्रोल होता है, इसीलिए मोनोपोलिस्टिक प्राइस मेकर होता है, प्राइस टेकर नहीं। ही मेक्स द प्राइस। ठीक है, मोनो मतलब वन, पोली मतलब सेलर, सो यानी वन सेलर डोमिनेट्स द एंटायर मार्केट। अगर किसी प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर हो और कॉम्पिटिटर्स ना ही हो तो मोनोपोली सिचुएशन बन जाती है। सो दिस इज़ ट्रू। फिर अंडर मोनोपोली क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट आर एब्सेंट। बिल्कुल, मोनोपोली का इंपॉर्टेंट फीचर है, देर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट। अगर क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल होंगे तो कंज्यूमर दूसरे प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट कर जाएंगे, मोनोपोली पावर जो है वो वीक हो जाएगी, इसलिए मोनोपोलिस्टिक का प्रोडक्ट जर्नली यूनिक होता है। ठीक है, वन मोर थिंग, मोनोपोली फर्म जो है इट फेसेस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। दे हैव स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर प्राइस बिकॉज दे हैव नो क्लोज कॉम्पिटिशन। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, सो बोथ ट्रू विल बी द फाइनल आंसर हेयर। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन, फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। बिल्कुल, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जो रिलेटेड होती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, टैक्सेशन से, बजटरी ऑपरेशन से। सो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। फिस्कल पॉलिसी के टूल्स कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। टैक्सेशन का क्या है, GST, इनकम टैक्स। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसमें क्या आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना हम लोग स्पेंड कर रहे हैं। फिर पब्लिक बोरोइंग आ जाता है एक टूल, इसमें आ जाता है जैसे गवर्नमेंट के जो लोन्स वगैरह हैं। ठीक है, दिस इज़ ट्रू। फिर बोल रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी इज़ कंट्रोल्ड मेनली बाय द सेंट्रल बैंक। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल जनरली सेंट्रल बैंक के पास होता है। इंडिया में RBI जो है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है। सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है, इंटरेस्ट रेट्स को भी रेगुलेट करता है और क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है मार्केट में उसको भी मैनेज करता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, वो है रेपो रेट, CRR और ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, सो ये भी सही है, बोथ ट्रू इसका आंसर भी रहेगा। नाउ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर फॉर लग्जरी गुड देन फॉर द नेसेसिटीज़। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है, पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि प्राइस चेंज होने पर डिमांड कितनी बदलती है। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस के बदलने से डिमांड में बदलाव तो आता ही है, पर कितना आता है ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ज़्यादा होती है लग्जरी गुड्स के लिए एज़ कम्पेयर्ड फॉर नेसेसिटीज़। सो लग्जरी गुड्स में इलास्टिसिटी ज़्यादा क्यों होती है। देखो, लग्जरी गुड्स जो है वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, उनको ईजिली अवॉइड किया जा सकता है, पोस्टपोन की जा सकती है उनके इस्तेमाल को, और इनके सब्सटीट्यूट्स भी रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं, इसलिए प्राइस बढ़ते ही ना डिमांड जो है वो शार्पली गिर जाती है। जैसे लग्जरी कार हो गया, कोई महंगी घड़ी हो गई, डिज़ाइनर बैग्स हो गए, जैसे ही इनके प्राइस बढ़ जाएंगे तो जो लोग हैं वो परचेज़ को उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, इसलिए लग्जरी गुड्स की डिमांड जनरली मोर इलास्टिक ही होती है। ठीक है,
अब नेसेसिटीज़ में इलास्टिसिटी जो है वो कम क्यों होती है, ये भी जानना चाहिए। देखो नेसेसिटी जैसे हो गया सॉल्ट हो गया, दवाइयाँ होगी, बेसिक फूड हो गया, इनकी डिमांड प्राइस चेंज से ज़्यादा नहीं बदलती क्योंकि ये ज़रूरी आइटम है, इसलिए नेसेसिटीज़ हैव इन इलास्टिक डिमांड। ओके, अब नमक कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, हम उसका इस्तेमाल थोड़ी बंद कर सकते हैं, हमें तो ख़रीदना ही है ना, वो तो नेसेसिटी है। नाउ कंज्यूमर कैन ईजिली पोस्टपोन कंजम्पशन ऑफ मैनी लग्जरी गुड्स। देखो ये भी सही है, लग्जरी आइटम्स जो हैं वो इमीडिएट नीड्स के लिए नहीं होती हैं, अगर वो महंगी हो रही हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं, कम हैं, इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी है, तो कंज्यूमर ईजिली परचेज को डिले कर सकता है, और यही मेन मुद्दा है कि वो इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, सो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे सही है, बोथ ट्रू विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन 10, इसमें हमें बोल रहे हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ विजिबल आइटम्स जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स को इंक्लूड करता है, इसमें सर्विसेज शामिल नहीं होती हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए, ये होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ओनली गुड्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, इंडिया क्या मेनली एक्सपोर्ट करती है, जैसे मशीनरी, टेक्सटाइल्स, राइस, और इंपोर्ट क्या कर रही है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। सो इन गुड्स ट्रांजैक्शन का जो डिफरेंस है ना, वही बीओटी कहलाया जाता है। ठीक है, आपने याद रखना है कि बीओटी डील्स ओनली विद मर्चेंडाइज ट्रेड, इट डज़ नॉट डील विद सर्विसेज। ठीक है, जितनी बैंकिंग सर्विसेज, टूरिज्म, इंश्योरेंस, आईटी सेक्टर, ये सारे बीओटी में इंक्लूड नहीं होते हैं। फिर सेकंड स्टेटमेंट में हमें बोल रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ ब्रॉडर देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये भी ट्रू है। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ना, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसमें गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल ट्रांजैक्शंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, लोन, रेमिटेंसेस, सब कुछ इंक्लूड होता है। सो बीओपी बड़ा कंसेप्ट है और बीओटी छोटा कंसेप्ट है। बीओपी जो है वो बीओटी को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, बीओटी में तो सिर्फ गुड्स आ रहे हैं, बट बीओपी में अपार्ट फ्रॉम गुड्स और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे मान लो अगर इंडिया इज़ अर्निंग फ्रॉम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, तो ये बीओपी में आएंगे, बीओटी में नहीं आएंगे। ठीक है, सो इस वजह से हमारी दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए विल बी द फाइनल आंसर। अब आप मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली बताओ हाउ मच यू स्कोर्ड आउट ऑफ 10। ठीक है, तो पेपर का ये मॉक टेस्ट का लेवल उतना ज़्यादा हाई नहीं रखा था मैंने, सो यहाँ पर आपके 8+ ही आने चाहिए। इफ़ अगर आपके 8 से लेस हैं, इट मीन्स यू नीड मोर प्रैक्टिस। ओके, चलो फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।